अवनी रिद्धि से फोन पर बोली, मुझे यहाँ से निकलना है यार, और भाई कैसे हैं? रिद्धि अवनी को समझाते हुए बोली, तू चिंता मत कर, भाई अब ठीक है। मैंने उनको बाकी सभी दोस्तों के साथ फ्लाइट में भेज दिया है और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे लेकर ही आऊंगी। अवनी ने कहा, पर कैसे? तू मुझे कैसे लेके आएगी? तुझे तो पता है ना, सम्राट यहाँ सबको जानता है और मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? रिद्धि ने कहा, तू उसकी चिंता मत कर, मैंने आते वक्त वहाँ का सब रास्ता अच्छे से चेक किया है। मैं एक कार हायर कर रही हूँ, मैं वह लेकर उस पैलेस के बाहर आऊंगी, तो तू पीछे साइड से जो सम्राट का बेडरूम से विंडो है वहां से नीचे आ जाना, वहां पर कोई बॉडीगार्ड नहीं रहता। अवनी ने ओके कहा और जल्दी से फोन कट कर दिया। अवनी ने गहरी सांस ली और वॉशरूम में चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या पहने, क्योंकि उसके पास सिर्फ वेस्टर्न क्लोथ था और सिर्फ एक ही कुर्ती थी। उसने कुर्ती निकाला और पहन लिया। अवनी वही कुर्ती पहनकर जैसे ही नीचे गई, वैसे ही सभी लोग उसे मुंह खोले देखने लगे। आखिर अवनी की उम्र ही क्या थी, उसे यहाँ का कोई तौर तरीका नहीं पता था। वह वैसे भी लंदन में पली बड़ी थी, तो उसे यहाँ पर बहुएं कैसे रहती हैं वह भी नहीं मालूम था। पर वह वाराणसी में आने के बाद इतना समझ गई थी कि वेस्टर्न ड्रेस यहाँ नहीं पहना जा सकता, इसलिए उसने कुर्ती पहनी थी। कौशल्या ने गुस्से भरी आंखों से अवनी को देखते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं आ रही है? हाँ, अब इस घर की तू बहू बन गई है और तू इस तरह के कपड़े पहनेगी? अवनी ने हैरानी से कौशल्या को देखते हुए अपने कपड़े को देखा। उसके बाद फिर मन में सोचते हुए बोली, इसमें क्या खराबी है? अच्छा खासा तो है, और मैंने कुर्ती पहनी, कोई हॉट पैंट तो पहना नहीं है जो इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसने कौशल्या की तरफ देखते हुए कहा, दादी ठीक तो है, इस कपड़े में क्या प्रॉब्लम है? कौशल्या ने गुस्से में राधा को घूरते हुए कहा, समझा अपनी बहुरिया को कि कैसे कपड़े पहनती हैं बहुएं। राधा जल्दी से दौड़ते हुए अवनी के पास गई और बोली, बेटा साड़ी पहनो, ऐसी ड्रेस मत पहनो। अवनी ने अपने ड्रेस को देखते हुए कहा, पर आंटी ये तो अच्छा ड्रेस है। हाँ बेटा, तुम्हारा ड्रेस अच्छा है, पर वह इतना ही बोल पाई थी कि सामने से कौशल्या गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अरे ड्रेस अच्छा नहीं, इसको अच्छे से बता कि इस घर में बहुएं साड़ी पहनती हैं, ना कि ड्रेस पहनती है, समझी? और ये हैरान होकर कौशल्या को देखकर बोली, पर दादी इसमें क्या बुराई है, अच्छी खासी ड्रेस तो है, वैसे भी मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। अवनी को इस तरह से जवाब देता देख कौशल्या को गुस्सा आ रहा था, और वहां ही हॉल में रुद्र प्रताप, राम प्रताप और लक्ष्मण प्रताप बैठे हुए थे। रुद्र प्रताप ने अवनी से अपनी नजरें फेरते हुए अपनी माँ कौशल्या की तरफ देखा और देखते हुए कहा, माँ, इसे इस घर के तौर तरीके समझाइए, इस तरह से यह इस घर में घूम नहीं सकती। उन्होंने ये बात गुस्से में चिल्लाते हुए कहा था। राधा, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे कैसे सुधारोगी। रुद्र प्रताप ने गुस्से में राधा को घूरते हुए कहा। राधा डर से कांपने लगी। अवनी ने जैसे ही राधा को इतना घबराते हुए देखा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आंटी आप इतना डर क्यों रही हैं? कुछ नहीं हुआ है, कपड़े अच्छे हैं मेरे, मुझे पता है मेरी लिमिट क्या है। राधा कैसे बताए कि इस घर का नियम क्या है। और जैसे ही जानकी ने देखा कि अवनी उन लोगों की बात समझ नहीं रही है, तो तेल में घी डालते हुए जानकी ने कौशल्या से कहा, देखा अम्मा, अगर मेरी छवि से शादी हुई होती तो यह दिन ना देखना पड़ता। जैसे ही यह बात जानकी ने कही, अवनी उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, तो अभी भी वक्त है, कर लीजिए छवि जी की शादी सम्राट जी से, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके सम्राट में। यह सुनते ही सभी लोग उसे घूर कर देखने लगे और कौशल्या आगे आई और अवनी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वहां खड़ी सभी लड़कियां, नियति, वंदना और शालिनी, सब हैरान होकर देखने लगे। वंदना ने नियति को देखते हुए कहा, यार वह मीरा यहाँ पर आती तो ठीक रहता, यह बेचारी तो बेमतलब का ही यहाँ मार खाने आ गई है। देख रही है, दादी आते ही बेचारी को नर्क के दर्शन करा रही है, और इन सब की वजह से अब माँ को भी भुगतना पड़ेगा। नियति ने हाँ में सर हिलाया। भगवान इस अवनी की जैसी किस्मत किसी को ना दे, वंदना ने नियति को देखते हुए कहा। शालिनी चुपचाप यह सारा तमाशा देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ सम्राट, जो आज बहुत खुश था क्योंकि पहली बार उसने अवनी को पूरे हक से किस किया था, उसके चेहरे पर से स्माइल जा ही नहीं रही थी। उसने आंखें बंद की और अपने होठों को टच करके अवनी को महसूस करने लगा। तभी विजय को किसी का कॉल आया। विजय ने कॉल सुना और कट करते हुए सम्राट से कहा, नेताजी फ्लाइट जो थी वो कैंसिल हो गई है, रात 12 बजे की फ्लाइट है। यह सुनते ही सम्राट ने विजय की तरफ देखते हुए कहा, तो पहले नहीं कह सकते थे, मैं घर से निकला ही नहीं होता। विजय ने कहा, सर अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है। सम्राट ने कहा, ठीक है, गाड़ी वापस घर की तरफ घुमा लो। कौशल्या ने जैसे ही अवनी को एक थप्पड़ मारा, अवनी फर्श पर गिर गई और हैरान होकर कौशल्या को देखने लगी। कौशल्या ने गुस्से में उसके बाल को पकड़ा और उसे बालों से उठाते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे घर के लड़कों को कुछ भी बोलेगी? अरे वो तो सम्राट था जो तुझे ब्याह कर इस घर में ले आया। मेरा बस चलता तो तुझ जैसी लड़की को मैं यहाँ काम के लिए भी ना रखूं। और हाँ, भूल मत, मेरी पहुंच कहाँ कहाँ तक है। मुंबई से तेरे पूरे परिवार को उठवा के इसी वाराणसी में फुकवा सकती हूँ मैं, समझी तू? अवनी नम आंखों से कौशल्या को देखने लगी।
और उसे देखते हुए बोली, दादी, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ, वरना जिस हाथ से आपने मुझे मारा ना, मैं उस हाथ को तोड़ देती हूँ, और मेरे परिवार तक तो पहुंचने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। यह सुनते ही कौशल्या को और गुस्सा आया और उसने उसे एक और थप्पड़ मारा। जैसे ही कौशल्या ने उसे एक और थप्पड़ मारा, अवनी गिरने को हुई, तभी किसी की मजबूत बाहों ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अवनी ने सर उठाकर देखा तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था, जो लस्ट भरी नजरों से अवनी को देख रहा था। उसकी मुस्कान भी बहुत अजीब थी। वह अवनी को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। अवनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू, और वह सीधी खड़ी हो गई। रमन ने अवनी के हाथ को जोर से दबाते हुए कहा, वेलकम वेलकम, वैसे आप हैं कौन, और बहुत ही खूबसूरत हैं आप। अभी भी रमन ने अवनी का हाथ पकड़ा हुआ था। अवनी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर रमन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। अवनी की तरफ देखते हुए बोला, वैसे आप हैं बड़ी खूबसूरत। किसी की गुस्से भरी निगाहें अवनी और रमन पर ही थी। तभी किसी की सख्त और डरावनी आवाज सभी के कानों में सुनाई दी, बेबी है वो मेरी, छोड़ो उसका हाथ। जैसे ही रमन ने सम्राट की इतनी डरावनी आवाज सुनी, उसने एक झटके से अवनी का हाथ छोड़ दिया और पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, अरे सम्राट भाई, आप, वह मुझे तो पता चला था कि आपकी पत्नी मीरा है, तो यह कौन है। सम्राट ने गुस्से भरी निगाहों से रमन को देखा और कहा, तुम अपना काम से काम रखो। इतना कहकर वह अवनी के पास आया और उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए कमरे की तरफ ले जाने लगा। अवनी ने उससे हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। पर सम्राट इतने गुस्से में था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी कौशल्या ने गुस्से में कहा, हाँ हाँ, ले जा, और कुछ सिखा इसे, कपड़े पहनने के ढंग नहीं है इस लड़की को, और तो और सबसे जुबान भी लड़ाती है। सम्राट गुस्से में आया और अवनी को रूम में लेकर गया और हाथ पकड़कर जोर से उसे बेड पर धक्का दे दिया और जाकर डोर लॉक कर दिया। अवनी हैरानी से सम्राट को देखने लगी और बोली, तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या किया मैंने। सम्राट अवनी को गुस्से में घुरते हुए उसके पास आया और अपना एक पैर बेड पर रखकर उसके सर के पीछे से अपने हाथ रखकर गुस्से में उसके बालों को पीछे से पकड़ा। उसका चेहरा थोड़ा ऊपर करते हुए कहा, बहुत मजा आता है ना तुम्हें दूसरे मर्दों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने में। अवनी उसे हैरान होते हुए बोली, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने किसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। देखा मैंने अभी तुम्हें, तुम नीचे क्या कर रही थी, क्या कर रही थी तुम उसकी बाहों में। इतना बोलकर सम्राट ने अवनी के बालों को पीछे से और कसकर खींचा, जिससे अवनी के मुंह से आह निकल गई। उसे दर्द हो रहा था और वह दर्द में तड़पते हुए बोली, छोड़ो मेरे बाल, मुझे दर्द हो रहा है। सम्राट ने अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से अवनी को देखते हुए बोला, बहुत आग है ना तुम में, हाँ, तुम्हारे बदन में, ठहरो मैं उसे अभी ठंडा कर देता हूँ। इतना कहकर वो अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगा, जिसे देखते अवनी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप, दूर रहो मुझसे। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में राजीव मुंबई पहुंच चुका था। वह अपने घर पर नहीं गया, क्योंकि अगर वह घर पर जाता तो उसके घर वालों को उससे के बारे में पता चल जाता और वो लोग उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते, क्योंकि उसकी बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान थे। राजीव ने सबसे पहले मानसी को कॉल किया। मानसी ने कॉल पिक करते हुए कहा, मैंने पता लगाया सर, वह वहां नहीं है। राजीव ने मानसी से कहा, तुमने जो उसके पुराने फ्रेंड्स को का नंबर मैंने दिया था वहां कॉल करके देखा, जिसे जिसे सौम्या पहचानती थी। हाँ सर, सभी को कॉल कर लिया, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि सौम्या जी उनके पास हैं। अच्छा, टीचर्स को कॉल किया तुमने। नहीं सर, टीचर्स को कॉल नहीं किया। तो कॉल करके पता लगाओ, टीचर्स को कॉल करो, प्रिंसिपल को कॉल करो। पर प्रिंसिपल मैम तो रेवती के बहुत करीब थी, तो हो सकता है कि वह उनके पास गई हो, तो उन्हें भी कॉल कर लेना। मानसी ने कहा, ठीक है सर, मैं सबसे पहले सारे टीचर्स को कॉल कर लेती हूँ, उसके बाद रेवती मैम को भी कॉल कर लूंगी। राजीव ने ओके कहा और फोन कट कर दिया और अपने पुराने ख्यालों में खो गया, जब वह सौम्या से पहली बार मिला था। फ्लैशबैक। राजीव सौम्या से पहली बार वाराणसी में ही मिला था। राजीव वाराणसी के बीएचयू में आईआईटी वाराणसी से पढ़ता था। तभी उसकी मुलाकात सौम्या से हुई थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी और सौम्या अपनी कार का वेट कर रही थी, क्योंकि अभी तक उसकी दादी ने उसके लिए कार नहीं भेजा था। सौम्या लगभग पूरी तरह से भीग चुकी थी। वह इस वक्त 12th स्टैंडर्ड में थी। राजीव जो अपनी बाइक से जा रहा था, अचानक ही सौम्या को देखकर वो उसे बस देखता रह गया। सौम्या लगी इतनी खूबसूरत रही थी कि वह बाइक चलाते चलाते आगे जाकर टकरा गया। बाइक की स्पीड स्लो हो गई थी, इसलिए उसे कुछ हुआ नहीं। सौम्या दौड़ते हुए राजीव के पास गई और बोली, आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। राजीव जो सौम्या में ही खोया हुआ था, उसने उसे देखते हुए नाम में सर हिला दिया, पर राजू के हाथ पैर पर बहुत चोट लग गई थी। सौम्या ने एक नजर राजू को देखा और उसके हाथ को देखते हुए कहा, देखिए कितना चोट लगा है आपको। तभी राजू की नजर अपने चोट पर गई। खून देखते ही वह जोर से चिल्लाए, खून खून। सौम्या उसे देखकर हैरान होती हुई बोली, आपको खून से डर लगता है क्या।
राजीव ने फिर एक बार सौम्या को देखा और मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। उसकी ऐसी पागलों जैसी हरकत देखकर सौम्या को हंसी आ गई। सौम्या ने राजीव को उठाते हुए कहा, आपकी हरकतें कुछ पागल जैसी नहीं है। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको देखकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। यह सुनते ही सौम्या उसे देखने लगी। राजीव ने जैसे ही फील किया कि उसने क्या कह दिया है तो वह अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमाने लगा। तभी सौम्या मुस्कुराकर बोली, कुछ फास्ट नहीं है आप? और उसने राजीव को खड़ा किया और वहां से चली गई। इसी तरह धीरे धीरे दोनों की मुलाकात होने लगी और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। राजीव अभी अपनी पुरानी सोच में गुम था कि उसके फोन की घंटी बजी और उसने अपने फोन को उठाया और अपने कान पर लगाया तो सामने से मानसी ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनते ही राजीव के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो खुश हो गया। सी पैलेस में सम्राट ने अपनी शर्ट की बटन ओपन करके एक झटके में अपना शर्ट एक तरफ फेंक दिया और अवनी के ऊपर आते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? डर लग रहा है मुझसे? मैं पति हूँ तुम्हारा। और अभी उसकी बाहों में झूल रही थी तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं तुम्हारे नजदीक आता हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम होने लगती है। उसने बहुत ही डरावनी आवाज में यह सब कहा था। अवनी की आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गया। वो पीछे सरकते हुए बोली, प्लीज प्लीज कुछ कुछ मत कीजिएगा। क्यों ना करूं, मेरा तो हक है। अवनी पीछे सरकते हुए बोली, प्लीज सम्राट जी। और अवनी इतना कहकर पीछे सरकने लगी तो सम्राट ने उसका एक पैर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया जिससे अवनी पूरी तरह से बेड पर लेट गई। सम्राट उसके ऊपर आते हुए बोला, आज मैं अपना हक लेकर रहूंगा। इतना कहा और तभी अवनी के कानों में चर्र से कोई आवाज सुनाई दी। अवनी ने अपने आंसुओं से भरी आंखों से अपने आप को देखा। उसका कुर्ता 2 टुकड़ों में फट चुका था जो सम्राट ने फाड़ दिया था। अब अवनी के अपर बॉडी सिर्फ एक अंडरगारमेंट में थी जो रेड कलर की थी। सम्राट उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसके बाद सम्राट उसके ऊपर आकर उसके गले पर हल्का हल्का किस करने लगा। अवनी रोते हुए बोली, प्लीज सम्राट जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, मत कीजिए मेरे साथ ऐसा। सम्राट मदहोशी भरी आवाज में उसके गले पर किस करते हुए बोला, क्यों छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकता बीवी, बीवी हो तुम मेरी, मिस लंदन। इतना कहकर वो उसके ऊपर के बॉडी पर हर जगह किस करने लगा। किस करते हुए बोला, तुम्हारी बॉडी के हर पार्ट्स पर मेरा हक है और सिर्फ मेरा हक। इतना कहकर उसने अवनी को पलट दिया और उस पीछे से उसके अंडरगारमेंट का हुक खोलने लगा। जैसे ही अवनी को एहसास हुआ कि सम्राट ऐसा कुछ कर रहा है तो वो पलटते हुए बोली, प्लीज प्लीज सम्राट जी, ऐसा मत कीजिए, प्लीज सम्राट जी। अवनी के डर से कांपते होठों को देख रहा था और उसके कांपते होठों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए बोला, क्यों, कभी किसी के साथ ऐसा कुछ किया नहीं तुमने? तुम तो लंदन में रहती थी ना, तो तुमने तो बहुत कुछ किया होगा उस ललित के साथ। यह सुनते अवनी की आंखें गुस्से में लाल हो गई और उसने सम्राट को गुस्से में घूरते हुए कहा, आपने मुझे कीपर समझ रखा है जो रोज ये सब करती है? मैं एक सीधी सादी और शरीफ घर की लड़की हूँ। माना कि आपने बदला लेने के लिए मुझसे शादी किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे और मैं ये सब बर्दाश्त करूंगी। सम्राट ने अवनी की गाल को अपने हाथों में पकड़ा और उसे दबाते हुए कहा, ज्यादा मेरे सामने सती सावित्री बनने का नाटक मत करो। देखो मैंने अभी तुम क्या कर रही थी, कैसे रमन की बाहों में झूल रही थी। यह सुनते ही अवनी उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सम्राट की नजर उसके होठों पर थी। अवनी के होठ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। उसने बढ़कर उसके होठों को अपने होठों से दबा लिया और उसे रफली किस करने लगा। सम्राट के इस तरह किस करने की वजह से अवनी के होठों में दर्द होने लगा। अवनी ने पूरी ताकत से सम्राट को धक्का दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। जैसे ही अवनी ने उसे थप्पड़ दिया, सम्राट का गुस्सा बढ़ गया। उसने उसके बालों को पीछे से पकड़ा और जोर से उसे बेड पर पटक दिया और उसके पर आते हुए उसे जबरदस्ती करने लगा। अवनी जोर जोर से चीखने लगी क्योंकि सम्राट उसके गले पर बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से अवनी को दर्द हो रहा था। अवनी की आंखों से आंसू बह गया। वह रोते हुए बोली, छोड़ दो मुझे, यू ब्लडी मॉन्स्टर, कहीं के छोड़ो मुझे। सम्राट ने गुस्से में कहा, थप्पड़ मारा ना तुमने मुझे, थप्पड़ मारा ना। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सम्राट प्रताप सिंह को कोई थप्पड़ मार सके। तुमने थप्पड़ मारा तो उसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलनी ही चाहिए। किसी साइको की तरह सम्राट ने उसे यह सब कहा था और फिर उसके गले पर, उसके स्टमक पर, उसके क्लीवेज पर हर जगह वह बाइट करने लगा, जिससे अवनी तड़प उठी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वह रोते हुए सम्राट से मिन्नतें कर रही थी, लेकिन जैसे सम्राट तो पागल हो चुका था, उसके ऊपर हैवान सवार था। तभी किसी ने डोर नॉक किया। जैसे ही डोर नॉक हुआ, सम्राट अपने सेंस में आया। उसने गुस्से में अवनी को वैसे ही छोड़ दिया और अपने कपड़े पहन लिए। डोर के पास आया तो उसने जब डोर ओपन किया तो सामने
अपनी माँ राधा को देखकर गुस्से में उन्हें घूरने लगा। राधा जी ने एक नजर सम्राट को देखा और फिर अवनी की तरफ देखने लगी और गुस्से में सम्राट से बोली, तूने उसके साथ क्या किया? बोल सम्राट, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पर सम्राट ने कुछ नहीं कहा, गुस्से में रूम से बाहर निकल गया। राधा जी जल्दी से दौड़ते हुए अवनी के पास गई। अवनी ने अपने आप को बेडशीट से कवर कर लिया था। इस वक्त अवनी डर से कांप रही थी। उसके होठों से खून बह रहे थे, गालों पर बाइट के निशान थे, उसके गले पर भी बाइट के निशान थे। जैसे ही राधा जी अवनी को हाथ लगाने गई, अवनी डर से कांपते हुए पीछे सरक गई, जिसे देखकर राधा जी को अपने दिल में दर्द सा महसूस हुआ। उनकी आंखों से भी आंसू बह गए। राधा जी ने बड़े प्यार से अवनी को सहलाते हुए अपनी तरफ खींचकर उसे जल्दी से अपनी बाहों में भर लिया और उसका सर सहलाते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे पहले आ जाना चाहिए था, पर मुझे लगा कि वह तुमसे सिर्फ बात करना चाहता है, वह ऐसा कुछ करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। अवनी भी राधा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं बाहर खड़ी जानकी यह सारा तमाशा देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। उसने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी बहन छवि को कॉल किया। सामने से छवि ने फोन उठाया तो जानकी ने उसे पैलेस में आने के लिए कहा और फिर एक शैतानी स्माइल करते हुए फोन कट कर दिया। एक कमरा जिसमें 4 से 5 लोग बैठे हुए थे। महेंद्र प्रताप, रुद्र प्रताप, ऋषभ, जो अब ठीक होकर वापस अपने घर आ चुका था। 2 लोग और थे जो वहां का काम संभालते थे, जैसे कि लड़कियों की तस्करी करना, बच्चों की तस्करी करना। यह काम रुद्र प्रताप और महेंद्र प्रताप मिलकर करते थे। दुनिया की नजर में वह लोग दुश्मन थे। उन्होंने जानबूझकर अफवाह फैला रखी थी ताकि अगर कोई बात हो तो यह दोनों उससे बच सके। सभी लोग बैठकर शराब पी रहे थे। तभी महेंद्र प्रताप ने रुद्र प्रताप को देखते हुए बोला, यार रुद्र, तेरे बेटे ने तो मीरा की जगह उस 2 कौड़ी की लौंडिया से शादी कर लिया। तेरे तो सारी प्लानिंग ही फेल हो गई, उस पर पानी फिर गया। रुद्र प्रताप गुस्से में ग्लास पटकते बोला, यही तो परेशानी है मेरी। अगर उसने मीरा से शादी किया होता तो आज मैं सीएम बन जाता, पर कोई नहीं। वैसे भी मनोहर बहुत शर्मिंदा है, इसलिए सीएम तो मैं ही बनूंगा। और रही उस लड़की की बात, तो सम्राट थोड़े दिन उससे खेलेगा, उसके बाद उसे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। उसने गुस्से में शादी किया है उससे, क्योंकि उसे बदला जो लेना था राजीव से। महेंद्र प्रताप मुस्कुराते हुए बोला, पर तेरी बीवी राधा उसे छोड़ने देगी? जैसे ही रुद्र प्रताप ने राधा का नाम सुना, वह गुस्से में महेंद्र प्रताप को घूरते हुए बोला, साले, तूने पूरा मूड खराब करके रख दिया। किस मनहूस का नाम ले लिया? महेंद्र प्रताप हंसते हुए बोला, इतनी तो खूबसूरत बीवी है तेरी और तुझे मनहूस लग रही है? मनहूस ही है वो मेरे लिए। मैं प्यार अमृता से करता था और माँ ने मेरी शादी कहाँ इस राधा से करवा दी। और रही बात सम्राट की, वह मेरा खून है, जो मैं कहूँगा वह करेगा। अच्छा एक बात बता रुद्र, क्या सम्राट को हमारे इस झंडे के बारे में पता है? नहीं, उसे यह सब नहीं पता। अगर उसे यह सब पता चल गया तो वह मुझसे नफरत नहीं करेगा? वह चाहे जैसा भी है, लेकिन उसे यह सब नहीं पसंद है। हाँ, उसकी आंखों पर मेरे प्यार की पट्टी बंधी है, इसलिए वह कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता मुझसे। इतना कहकर महेंद्र प्रताप, ऋषभ और रुद्र प्रताप ने चीयर किया और दारू पीने लगा। वैसे तुमने रेशम के कोटे पर लड़कियां भेज दी या नहीं? महेंद्र प्रताप ने मुझ पर ताव देते हुए बोला, हाँ भेज दिया। वैसे आज रात कुछ मजा किया जाए? रुद्र प्रताप मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अब मेरे बेटे की शादी किया है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है और करना भी पड़ेगा, है ना? आज रेशम के साथ रात बिताऊंगा। इतना कहकर सब हंसने लगे। सिंह पैलेस में राधा जी अवनी की चोट पर ऑइंटमेंट लगा रही थी। वह जैसे जैसे उसे ऑइंटमेंट लगा रही थी, उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, जिसे देखकर अवनी बोली, आंटी आप प्लीज रोइए मत, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। राधा जी ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं ये कैसे हो गया और वह ये सब क्यों कर रहा है। बेटा वह दिल का बहुत अच्छा है, पर उसे क्या हुआ है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अवनी ने राधा जी से कहा, क्योंकि वह मुझसे नफरत करते हैं, वह राजीव भाव से बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे शादी इसीलिए किया है। वह क्या है जिसकी वजह से वो मुझसे बदला लेना चाहते हैं? ऐसा क्या किया है राजीव भाई ने, या मैं नहीं जानती। यह सुनते ही राधा जी अवनी को एकटक देखने लगी। सम्राट गुस्से में अपने रूम से बाहर निकला। वह सीधे बाहर जाने लगा, तभी उसके सामने विक्रांत दिखाई दिया। विक्रांत ने एक नजर सम्राट को देखा, जो बहुत गुस्से में था। विक्रांत मन में सोचते बोला, इसे क्या हुआ? सुबह तो बहुत खुश था, अचानक इसे क्या हो गया? फिर उसने अपने दिमाग में आए सारे विचारों को झटका और जल्दी से सम्राट के पीछे जाने लगा। सम्राट कार में बैठ गया तो विक्रांत भी उसके बाजू वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गया। सम्राट ने गुस्से में विक्रांत को घूरते हुए कहा, यार तू उतर कार में से, मुझे अकेले जाना है। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार चल, जहाँ जा रहा है मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। सम्राट ने फिर से गुस्से में चीखते हुए कहा, बोला ना एक बार उतर जा। विक्रांत ने भी जिद करते हुए कहा, नहीं उतरूंगा, क्या करेगा?
सम्राट ने उसके बाद कुछ नहीं कहा और चुपचाप कार चलाने लगा। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि विक्रांत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, यार तू मुझे मारना क्यों चाहता है? खुद तो शादी कर लिया और मेरे तो अभी तक शादी तक नहीं हुई है। मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, समझा? सम्राट ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा और जोर से कार का ब्रेक मारा, जिससे विक्रांत आगे की तरफ झुक गया, लेकिन उसने सीट बेल्ट पहनी थी इसलिए बच गया। उसके दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई थी। उसने सम्राट को गुस्से में घूरते हुए कहा, साले तू सच्ची में मुझे मारना चाहता है क्या? सम्राट कार से बाहर आ गया। विक्रांत ने बाहर देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। विक्रांत ने सम्राट की तरफ देखते कहा, ओह तो ऐसे बोलना, इतना जोर से ब्रेक मारने की क्या जरूरत है? यह कहकर वह सम्राट के साथ बार में चला गया। सम्राट का पैलेस। अवनी ने राधा जी को देखते हुए कहा, आंटी ऐसा क्या हुआ था? राजीव भाई ने ऐसा क्या किया था कि सम्राट मुझसे इतना नफरत करते हैं? राधा जी ने अपनी नजरें फेर ली और बोली, मुझे नहीं पता बेटा, जब सम्राट घर आएगा तो तुम खुद पूछ लेना। अवनी ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप अपने बेड पर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे राधा ने एक नजर देखा और कुछ नहीं बोली और वहां से जाने लगी। उन्होंने एक नजर अवनी को देखा जो बेसुध पड़ी बेड पर पड़ी हुई थी। राधा जी ने अवनी को देखा और कहा, बेटा मेरी एक बेटी है जिसका नाम सौम्या है। सौम्या और राजीव को लेकर कोई बात है जो मैं भी नहीं जानती। इतना कहकर राधा जी बाहर चली गई। अब अवनी के दिमाग में यही बात चलने लगी कि आखिर सौम्या और राजीव का क्या रिलेशन है। वह यहाँ वहाँ करवट बदलते हुए 1 बजने का वेट करने लगी, लेकिन फिर वह मन में सोचते बोली, आखिर उनकी फ्लाइट थी तो वह वापस क्यों आ गए? क्या मुझे एक बार उन्हें कॉल करके पूछना चाहिए? फिर वो मन में बोली, नहीं नहीं, वो वापस आएंगे तब पूछ लूंगी। इतना सोचकर उसने अवनी ने रिद्धि को कॉल किया। रिद्धि जो एक होटल में रुकी हुई थी। कॉल आते ही उसने जल्दी से उठाया और उठाते हुए कहा, हाँ अवनी बोल। अवनी ने कहा, वह बाहर जाने वाले थे पर गए नहीं। ऐसा करते हैं, प्लान चेंज करते हैं। यह रात को 11 बजे तक आते हैं तो मैं 11 के पहले ही यहाँ से निकल जाऊंगी, तो तू नीचे आ जाना। रिद्धि ने ओके कहा और फिर दोनों ने फोन कट कर दिया और रात 11 बजे का वेट करने लगे। अक्सर सम्राट रात को 12 के बाद ही आता था, इसलिए अवनी ने रिद्धि को 11 बजे बुला लिया था ताकि सम्राट के आने से पहले वो यहाँ से भाग जाए। अवनी ने राधा जी से यह पता लगाया था कि सम्राट रात में कितने बजे तक आता है और भूली भाली राधा जी ने अवनी को सब कुछ बता दिया था। अवनी ने अपने कपड़े भी नहीं लिए क्योंकि उसे डर था कि अगर किसी ने उसका कपड़ा चेक किया तो वह पकड़ी जाएगी और कपड़े देखेंगी तो सभी को लगेगा कि वह घर में ही है। वहीं दूसरी तरफ रेड वाइन बार में सम्राट पैक पे पैक लगाए जा रहा था। उसने लगभग अब तक 2 बोतल खाली कर दी थी। उसे रह रहकर अवनी के साथ उसकी की हुई बदतमीजी याद आ रही थी, जिसके लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए वह ग्लास पर ग्लास पिए जा रहा था, जिसे देखते हुए विक्रांत ने कहा, यार सम्राट हुआ क्या है, इतना क्यों पी रहा है? सम्राट ने नशे में कहा, यार आज मैंने उसके साथ गलत कर दिया, तुझे पता है। जब उसे पहली बार देखा था तो मैं उसका दीवाना हो गया था, सच कह रहा हूँ। कितनी क्यूट है वो, कितनी प्यारी छोटी सी गुड़िया की तरह। मेरी लाइफ में इतनी लड़कियां आई पर इसके जैसी कोई नहीं थी। विक्रांत ने सम्राट के मुंह से यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वह तो है, अवनी भाभी की बात ही अलग है, बहुत क्यूट है वह। सम्राट ने कहा, पर मैंने उसके साथ गलत किया यार। यह बात उसने अपनी लड़खड़ाती जुबान से कही थी। उसने इतना ज्यादा पी रखा था कि उसकी बात भी उसकी जुबान से ठीक से बाहर नहीं आ रही थी। विक्रांत ने जैसे यह बात सुनी वह आंखें फाड़े उसे देखने लगा और गुस्से में घूरते हुए बोला, क्या किया तूने उसके साथ? यार मैंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और अगर माँ नहीं आती तो आज तो मैंने गुस्से में उसके साथ गलत कर दिया होता। और फिर अपनी नजरों में गिर जाता। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। विक्रांत ने जैसे यह बात सुनी उसने एक पंच सम्राट के फेस पर मारा, जिससे सम्राट के होठों के साइड से ब्लड आने लगा। विक्रांत ने गुस्से में सम्राट को घूरते हुए कहा, कितना घटिया है तूने क्या किया उसके साथ? वह ठीक तो है ना? देखा तूने उसे? सम्राट ने नाम में सर हिला दिया। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। सम्राट ने विक्रांत से कहा, यार तू ऐसे मत कर, मैं वह पहले से ही गिल्ट में हूँ, ऊपर से तू मुझे और गिल्ट में ढकेल रहा है। विक्रांत ने गुस्से में सम्राट को घूरते हुए कहा, तू है ही इसी लायक। अरे तुझे शर्म नहीं आई एक छोटी सी बच्ची को इस तरह से तकलीफ देते हुए? खुद को देख और उसकी उम्र देख, बच्ची है वो अभी। सम्राट पर नशा ज्यादा ही कुछ चढ़ गया था। उसने विक्रांत की तरफ अपनी नशीली आंखों से देखा और कहा, मुझे मेरी बीवी के पास जाना है। और वह उठकर लड़खड़ाते कदमों से बाहर जाने लगा, पर चलते चलते ही वह थोड़ी दूरी पर गिर गया। विक्रांत ने नामी सर हिलाया और कहा, चल तो पा नहीं रहा है, पहले गलती करता है और अब इसे अपनी बीवी के पास जाना है। विक्रांत ने सम्राट को सहारा दिया और कार में ले जाकर बैठाने लगा तो सम्राट ने कहा,
गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। विक्रांत ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा। लो, हो गया बेड़ा गर्क। चल तो पा नहीं रहा है ठीक से, और इन्हें गाड़ी चलानी है। उसने सम्राट को कहा, देख सम्राट, तू पैसेंजर सीट पर बैठ जा। सम्राट ने फिर जोश में जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे मेरी बीवी के पास जाना है, इसलिए गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, समझा? गाड़ी मैं चलाऊंगा, वो अभी तू देख कितना जल्दी चलाकर पहुंचता हूँ मैं अपनी बीवी के पास। विक्रांत ने अपनी आंखें घुमाई और सम्राट को देखते हुए बोला, अरे भाई मेरे, तू इतना पिया हुआ है कि ढंग से चल नहीं पा रहा और तू गाड़ी चलाएगा? अरे अवनी के पास पहुंचने से पहले हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। सम्राट सुन ही नहीं रहा था, इतने नशे में था कि ना उसके पैर चल पा रहे थे, ना ही उसका दिमाग चल पा रहा था। उसने सिर्फ अवनी के पास जाने का रट लगा रखा था और ऊपर से गाड़ी चलाने का। विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, इसलिए उसने सम्राट को समझाते हुए कहा, देख, अगर मैं तुझे जल्दी नहीं पहुंचा पाया तो तू ले लेना कार चलाने के लिए, ठीक है? सम्राट ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, तब तक मैं अपनी बीवी को फोन कर लेता हूँ। फिर दोनों कार में बैठने लगे तो सम्राट ने उसे फिर रोकते हुए कहा, एक मिनट, एक मिनट। विक्रांत ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या हुआ? ओ साला, मैंने उसे तो फोन तो दिया ही नहीं है, तो कॉल कहाँ करूंगा? विक्रांत ने फिर उसे समझाया और कहा, अरे मैं चुटकियों में तुझे पहुंचा दूंगा, चल बैठ। यह सुनते ही सम्राट ने सर हिलाकर कहा, अरे हाँ, तूने सही कहा, पर साले तू मुझे डोडो क्यों नजर आ रहा है? विक्रांत को अब सम्राट को समझाना नामुमकिन लग रहा था, इसलिए वह उसे पकड़ा और पैसेंजर सीट पर बिठाकर उसे बेल्ट लगा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रास्ते भर सम्राट अवनी का ही रट लगाए हुए था और यह सुन सुनकर विक्रांत पक चुका था। थोड़े ही टाइम में विक्रांत पैलेस पहुंच गया और सम्राट जो अवनी का नाम लेते हुए पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। विक्रांत ने सम्राट को देखते हुए कहा, घर आ गया है, उतर, तुझे अपनी बीवी के पास जाना है ना? सम्राट ने हामी सर हिलाया और कार से बाहर निकलने लगा। विक्रांत सहारा दिया और उसके कमरे में ले गया। अवनी इस वक्त वॉशरूम में थी और वह बात ले रही थी। विक्रांत ने उसे बेड पर बिठाया और वहां से चला गया। सम्राट लड़खड़ाते कदमों से डोर के पास आया और डोर लॉक कर दिया और अवनी को ढूंढने लगा, पर उसे अवनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वह बालकनी में अवनी को ढूंढने लगा। अवनी बाथरूम से शावर लेकर बाहर निकली। उसके बाल पूरी तरह से भीगे हुए थे, जिससे पानी टपक रहा था। उसने एक शर्ट पहनी थी जो कि सम्राट की थी। ब्लैक कलर की शर्ट में वह बहुत प्यारी लग रही थी और सेक्सी भी। वह शर्ट उसकी नी के थोड़ा ऊपर तक आ रहा था। अवनी के पास कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ साड़ी थी जो राधा जी ने उसे दी थी और उसे साड़ी पहननी आती नहीं थी, इसलिए उसने सम्राट की एक शर्ट पहन लिया था। अवनी को यह नहीं पता था कि सम्राट रूम में आ चुका है और वह उसे ढूंढ रहा है। अवनी मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखा रही थी। उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे जो उसके क्लीवेज को साफ साफ रिवील कर रहे थे। अवनी अपने बालों को सुखा ही रही थी कि उसे किसी के ठंडे हाथ उसके पेट पर रेंगते हुए महसूस हुए। जैसे ही अवनी को अपने पेट पर किसी के हाथ रेंगते हुए महसूस हुए, अवनी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसका हाथ पैर सुन पड़ गया और पेट के निचले हिस्से में अजीब सा लगने लगा। उसके लिए यह एहसास कुछ नया था। अवनी के मुंह से इतना ही निकला, सम्राट जी। सम्राट जो अवनी के पीछे से उसे अपनी बाहों में भरा हुआ था और उसके हाथ लगातार अवनी के स्टमक और कमर पर चल रहे थे। सम्राट अपने गालों को अवनी के सॉफ्ट गालों पर रगड़ता हुआ मदहोशी भरी आवाज में बोला, हाँ जान, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अवनी ने घबराते हुए बहुत स्लो आवाज में कहा, आप आ गए? सम्राट बहुत ही मदहोशी भरी आवाज में बोला, हाँ जान, मैं आ गया, तुम्हारे बिना रहा नहीं गया, मन ही नहीं लग रहा था मेरा। इतना कहकर सम्राट अवनी के कंधों पर किस करने लगा। उसने उसके भीगे बालों को आगे किया और उसके नेक पर किस करते हुए कहा, पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। इतना कहते हुए सम्राट ने अवनी के एयरलॉक को हल्का बाइट कर लिया। सम्राट के ऐसा करने से अवनी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसकी सांसें तेज होने लगी थी। अवनी के का शरीर कांप रहा था। अवनी जैसे ही पलटी तो सम्राट ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे से शर्ट को थोड़ा सा सरकाते हुए उसके कंधे पर किस करने लगा और किस करते हुए अपने होठ उसके कंधे पर रगड़ने लगा, जिससे अवनी सिहर रही थी। सम्राट उसके कंधे पर भी बेतहासा किस करने लगा। किस करते हुए बोला, यू आर सो सेक्सी जान, शर्ट में कितनी सेक्सी और खूबसूरत लग रही हो। जैसे ही अवनी ने सम्राट के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो अवनी को गुस्सा आ गया। अवनी गुस्से से भर गई और सम्राट का हाथ अपने कमर पर से हटाने लगी, पर सम्राट तो इतना नशे में था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसने थोड़े टाइम पहले जो अवनी के साथ किया था वह सब गलत था। उसे इस बात का एहसास था, पर इस वक्त वो अवनी के करीब आने से सब कुछ भूल चुका था। अवनी ने गुस्से में कहा, अभी थोड़े टाइम पहले आपने जो किया, आप उसे भूल गए इतना आसानी से? इतना कहकर अवनी पलट गई। सम्राट ने नशे में ही उसके कंधे को चूमते हुए कहा,
सॉरी ना बेबी, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जैसे ही सम्राट ने यह कहा, अवनी हैरानी से मिरर में सम्राट को देखने लगी, जो उसके खुले कंधे को किस करने में बिजी था। सम्राट अवनी के बालों को स्मेल करते हुए बोला, तुम कितनी अट्रैक्टिव हो। योर हेयर स्मेल्स सो गुड एंड योर स्किन इज सो सॉफ्ट लाइक अ सॉफ्ट टॉय। अवनी ने गुस्से में कहा, छोड़िए मुझे, मुझे जाने दीजिए। पर सम्राट ने उसे पीछे से और कस के बाहों में भर लिया और उसके बालों को स्मेल लेते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए बोला, नहीं जाने दूंगा। जानू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हें पता है, मैं जब तुमसे पहली बार मिला था ना, तभी मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा था। तुम कितनी हॉट और सेक्सी लग रही थी उस दिन, उस हॉट पैंट और क्रॉप टॉप में। मन तो किया तुरंत ही जाकर तुम्हें चूम लूं, पर हमारी शादी नहीं हुई थी ना। अवनी इस उसे आंखें फाड़े देखने लगी और देखते हुए बोली, आप कितने बेशर्म हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। आपने मुझे देखा तो आपके दिमाग में ये सब गंदे ख्याल आ रहे थे। जानू, वो गंदे ख्याल नहीं थे, वो तो पहली नजर का प्यार था। सम्राट की ऐसी अजीब सी बचकानी बातें सुनकर अवनी को समझ नहीं आ रहा था वह सम्राट को क्या कहे। सम्राट को हुआ क्या है वो ये भी नहीं समझ पा रही थी। अवनी ने धीरे से उसका हाथ अपने पेट पर से हटाया और उसकी तरफ पलटी तो सम्राट की हालत देखकर वह समझ गई कि उसने ड्रिंक किया है, क्योंकि सम्राट के बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। सम्राट को देखते हुए अवनी ने कहा, आपने ड्रिंक किया है? सम्राट ने अपने कानों को पकड़ लिया और किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर अपनी उंगलियां दिखाते हुए बोला, इट्टू सा भी नहीं किया है। और तुम मुझसे गुस्सा हो ना, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर उसने अवनी का हाथ पकड़ लिया और अपने गालों पर मारने लगा और बोला, सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ वह सब किया ना, उसके लिए आई एम सो सॉरी। अवनी हैरान थी कि सम्राट का यह भी रूप हो सकता है। शायद सम्राट ने ड्रिंक किया था। अगर उसने ड्रिंक ना किया होता तो वह कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करता, लेकिन उसने इतना ड्रिंक किया था कि उसे कुछ होश ही नहीं था। कहते ना, इंसान वह बातें होश में नहीं कह पाता जो वह पीने के बाद कहता है। अवनी उसे बहुत ही ध्यान से देख रही थी। सम्राट ने अवनी को अपने करीब खींचा और उसकी कमर में हाथ डाल उसे कसकर अपने आप से सटा लिया, जिससे अवनी और सम्राट का सीना एक दूसरे से चिपक गया। अवनी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? सम्राट ने अवनी को बहुत ही प्यार से देखते हुए बोला, प्यार कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। अवनी ने गुस्से में घूरते हुए कहा, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो। सम्राट अवनी के चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए बोला, क्यों नहीं चाहिए, पति हूँ मैं तुम्हारा, तो मुझे हक है ना तुम्हें प्यार करने का। अवनी गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, हाँ देखा तुम्हारा प्यार थोड़े टाइम पहले, और उसके लिए सॉरी बोल दिया, और हो गया तुम्हारा। सम्राट ने प्यार से अवनी के गालों को चूमा और फिर कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं 100 सिटअप्स भी कर देता हूँ, ओके। उसके बाद सम्राट अपने कान पकड़कर अवनी के सामने सिटअप्स करने लगा। हालांकि सम्राट के पैर लड़खड़ा रहे थे, फिर भी वो अपना कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए मुस्कुराते हुए अवनी को देख रहा था। सम्राट को इस तरह अपने सामने कर सिटअप्स करता देख अवनी मन में सोचते बोली, ड्रिंक करने के बाद तो ये अलग ही पर्सनैलिटी बन जाते हैं, इनकी क्या बताऊं मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या अवनी सम्राट को माफ कर देगी? क्या अवनी पहले से भागने में कामयाब हो जाएगी? या फिर अवनी अपने प्लान को ड्रॉप कर देगी? क्या होने वाला है आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी कातिलाना इश्क तेरा, सिर्फ शोना स्टोरी राइटर पे। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।